तो इसमें राइट ऑफ प्लेजर में हम देख रहे हैं कि रिडम्पशन का पहला राइट आ गया, यानी कि प्लेजर के पास राइट है रिडीम करने का प्लेज गुड्स को, और किस पे, अपॉन द पेमेंट ऑफ द डेप्थ में। उसके बाद ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स है, इसमें ये बात बताई गई है जो हमारे पास जो डेप्थ था सेटल हो गया है जल्दी, मतलब कि वक्त पे हमने दे दिया है, तो डेप्थ जो है पेड है बिफोर द एग्रीड पीरियड, मतलब कि उस वक्त से पहले पेड है, तो प्लेजर के पास आज जो गुड्स थी वो रिटर्न करेगा जल्द ही, इमीडिएटली। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास जो आ रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आ रही है, जो कि 182 में है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमें डिफाइन हो रहा है 182 पे। कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वन पार्टी है जो कि प्रिंसिपल है, ऑथराइज है अगली पार्टी पे जो कि एजेंट है, किस बात पे, एक्ट ऑन द बिहाफ इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। अब हम इस पे देख रहे हैं एजेंसी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 182 ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract in which one party, the principal, authorize the another party, the agent, and to act on the behalf in the dealing with the third parties. Example हम देख रहे हैं, a business owner hires a person to negotiate to sell goods विद अनदर कंपनी। ठीक हो गया, एक बिजनेस ऑनर था जिसने हायर किया एक पर्सन को जो नेगोशिएट करेगा सेल ऑफ गुड किसी और कंपनी के बारे, किसी और कंपनी को। जो पर्सन एक्टिंग जो कर रहा है बिहाफ ऑफ द बिजनेस इज द एजेंट। ठीक हो गया, जो पर्सन है बिजनेस में वो कर रहा है, काम कर रहा है उसमें, तो वो क्या है, वो एजेंट है। एंड द बिजनेस ऑनर इज प्रिंसिपल, जो बिजनेस ऑनर है वो क्या बन जाएगा, वो प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, अ बिजनेस ऑनर हायर्स अ पर्सन टू नेगोशिएट सेल ऑफ गुड विद द अनदर कंपनी, द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। ठीक हो गया, जो कि बिहाफ ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है वो एजेंट है, और जो बिजनेस ऑनर है वो प्रिंसिपल है। अब हम इसके की एलिमेंट देख रहे हैं, प्रिंसिपल एंड द एजेंट रिलेशनशिप पहले देखना है, प्रिंसिपल और एजेंट का क्या रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कॉन्सेंट। ठीक हो गया, ये किस चीज़ पे बेस हो रहा है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप म्यूचुअल कॉन्सेंट पे बेस हो रहा है। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ द एजेंट क्या है, एजेंट जो है एक्ट होना चाहिए, मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द ऑथराइज्ड गारंटीड बाय द प्रिंसिपल। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्यूडिशरी ड्यूटी है। फ्यूडिशरी ड्यूटी में क्या देख रहे हैं, जो एजेंट है जो कि एक्ट इन द गुड फेथ कर रहे हैं, एंड जो बेस्ट इंटरेस्ट है होना चाहिए ऑफ द प्रिंसिपल का, ऑफ द प्रिंसिपल। इसमें क्या है, फ्यूडिशरी ड्यूटी, द एजेंट मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। उसके बाद हमारे पास है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द एजेंट्स। अब राइट एंड ड्यूटीज एजेंट्स की क्या है, राइट टू कंपनसेशन, सबसे पहले कंपनसेशन का राइट है। एजेंट जो है इन टाइटल है कि वो कंपनसेशन रिसीव कर सके सर्विस जो उसे रेंडर्ड की है एज पर एजेंट विद इन द प्रिंसिपल। ठीक हो गया, राइट टू कंपनसेशन में हम लिखेंगे, द एजेंट इज इंटाइटल टू रिसीव कंपनसेशन फॉर सर्विस रिकमेंडेड एज पर द एग्रीमेंट विद इन द प्रिंसिपल। अगली चीज़ हमारे पास है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड द गुड फेथ। इसमें क्या है, द एजेंट मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड नॉट पर्सनल गेन। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड गुड होनी चाहिए, गुड फेथ होनी चाहिए। उसके बाद ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर में हमने लिखना है, एजेंट जो है परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटी किस से, रीजनेबल केयर से और स्किल से। ठीक हो गया, ड्यूटी ऑफ केयर, द एजेंट मस्ट परफॉर्म द ड्यूटीज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल्स। अगली चीज़ है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की राइट एंड ड्यूटी क्या है, राइट टू रिवोक अथॉरिटी, क्या कर सके, रिवोक अथॉरिटी कर सके। प्रिंसिपल हैज़ द राइट टू रिवोक द एजेंट्स अथॉरिटी एट एनी टाइम सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगली चीज़ हमारे पास है ड्यूटी ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनिफाई द एजेंट। ठीक होगा, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द एजेंट क्या है, इसमें प्रिंसिपल जो है हमारे पास इंडेमनिफाई एजेंट क्या होना चाहिए, फॉर एनी एक्सपेंस और लॉस जो है इनकर्ड होना चाहिए, कब, जब वो एक्टिंग कर रहे हैं अकॉर्डेंस विद द एजेंसी एग्रीमेंट। ठीक हो गया, अगली चीज़ हमारे पास क्या रही है, अगली हेडिंग हमारे पास क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट सोचे हैं जो इज़ नॉट ट्रू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ट्रेडिशनल सेंस में होते हैं। इन नॉट क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट
ट्रू कॉन्ट्रैक्ट इन ट्रेडिशनल सेंस, ठीक हो गया, जो कि ट्रेडिशनल सेंस में ट्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इट रेफर्स टू अ सिचुएशंस, वो किस चीज़ से रेफर करें, सिचुएशन में है जहाँ पे लॉ इम्पोज होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑन पर्सनस में। उस पर क्या है, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता पार्टीज़ में, जो लॉ क्रिएट करता है ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट अनजस्ट इंक्रीमेंट और द रेक्टिफाई सिचुएशन। ये क्या है, वन पार्टी अनफेयरली बेनिफिट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ये हमें कहाँ मिलेगा, इन द पाकिस्तान में जो हम लॉ पढ़े उसमें क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हमें सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 में मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक होगा। इस पे हमने देखना है सबसे पहले की एलिमेंट क्या है। की एलिमेंट ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, द लॉ क्रिएट्स द लीगल रिलेशन। तो ये हमें कौन कौन सी चीज़ें बेस कर रहे हैं, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस मतलब कि इंसाफ, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस में बेस करे हैं, जो कि लीगल रिलेशन, द लॉ क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप। ये लॉ क्या कर रहा है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इसमें क्या, वेयर नन existed before to prevent unjust increment, the key element of quasi contract included। तो इसमें क्या है, कोई नो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, बेनिफिट टू वन पार्टी है, अनजस्ट इंक्रीमेंट है और ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय द लॉ है। तो अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले नो म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या है, अनलाइक अ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, अनलाइक अ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या है, नो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इसमें कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट नहीं है पार्टीज में। उसके बाद बेनिफिट ऑफ वन पार्टी, इस पर क्या है, बेनिफिट जो है एक पार्टी को मिल रहा है, जो कि वन पार्टी है, मस्ट रिसीव द, एक पार्टी जो है वो बेनिफिट लेगी टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि पैसों की फॉर्म में, चीज़ों की फॉर्म में या कोई सर्विस के बारे फॉर्म में। वाइल शुड नॉट थियर्स, ठीक हो गया, अगली को नहीं, एक पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट टू वन पार्टी। उसके बाद अनजस्ट इंक्रीमेंट में हम देख रहे हैं जो पार्टी है बेनिफिटिंग जो हो रही है किस चीज़ से, सिचुएशन से, would otherwise the unjustly incurred the expense of the other party, the law interprets the correct the imbalance। उसके बाद obligation of imposed by the law, इसमें क्या है, quasi contract जो arise होते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ और क्या है, एंड नॉट थ्रू द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी, म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ पार्टी से नहीं हो रही। आगे हम देख रहे हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट 1872, ये हमें कहाँ मिल रहा है, सेक्शन 68 में। इसमें क्या, पेमेंट बाय मिस्टेक और करियन, इसमें हम देख रहे हैं वाइल एक जो पर्सन है जो कि पेमेंट करता है किसी मिस्टेक से या किसी करियन के टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन को जो कि इनटाइटल नहीं है रिसीव करने के लिए। तो इसमें क्या है, द पर्सन मेड द पेमेंट कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द रेसिडेंट, जो बंदा था वो अपने अमाउंट पे जो था वो वापस कर ले सकता है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास क्या, एक बायर है, एक इंसान है जिसने गलती से पे कर दिया रॉन्ग सेलर फॉर गुड्स, ठीक हो गया। इसमें क्या है, जो बायर है वो अपनी अमाउंट रिकवर कर सकता है सेलर से हु रिसीव द पेमेंट। उसके बाद लीगल बेसिस क्या है, द लॉ एज्यूम दैट द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट डिड नॉट रिसीव द राइट टू कीप इट, ठीक हो गया। जो बंदे ने लिए थे वो इस बात का हकदार नहीं है कि वो उसको ले, मतलब गलती से चला गया, उसका हक नहीं है। एंड मस्ट बी रिटर्न टू अवॉइड अनजस्ट इंक्रीमेंट, ठीक हो गया। तो वो उसको किसी नाइंसाफ़ी ना हो जाए किसी किस्म की, तो उसको इसलिए वापस देनी ही पड़ेगी। अगली चीज़ हमारे पास सेक्शन 69 आ रहा है, क्लेम ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं एक पर्सन है जो सप्लाई करता है नेसेसरी जैसे कि गुड सर्विसेज या रिक्वायर्ड ऑफ सब्सिस्टेंस जो है किसी और पर्सन को हु इज़ जो कि नाकाबिल है कॉन्ट्रैक्टिंग के, जैसा कि माइनर या सम जो कि कोई ऐसा बंदा जो इनकॉम्पिटेंट है। तो जो सप्लायर है क्लेम कर सकता है रिइंबर्समेंट में किससे, फ्रॉम द पर्सन हु इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल्स, ठीक हो गया, जो कि लीगली उसका रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद एग्जाम्पल हम इसके देख रहे हैं, अगर कोई गार्डियन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी माइनर का, ठीक हो गया, या
कोई माइनर है रिसीव करता है कोई फूड या मेडिकल केयर, तो जो गार्डियन है लायबल है टू रिइम्बर्स द सप्लायर को। ठीक हो गया। इसके बाद लीगल बेसिस हमारे पास है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस कर रहा है प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल के जो कि नेसेसरी गुड और सर्विस के बारे में शुड पे फॉर शुड पे हैं। खास तौर पर जो रेसिपिटेंट हैं कैन नॉट लीगली इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए जो कि लीगली इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके बाद में पास है सेक्शन 70 जिसमें हम देखें ऑब्लिगेशन ऑफ द थर्ड ऑफ द थिंग्स फाउंड। ठीक हो गया। ऑब्लिगेशन टू द थिंग्स फाउंड में हम क्या देख रहे हैं, जो कि एक पर्सन है जिसको कोई चीज़ मिलती है जो कि किसी और बंदे से बिलोंग कर रही है उसमें क्या है, उसमें ऑब्लिगेशन है कि वो रिटर्न करे गुड्स को जो कि राइटफुल ऑनर है उस चीज़ का। ठीक होगा। जो कि उस चीज़ का असली का हकदार है, जो सच में उसका मालिक है, उसको दे। अगर जो फाइंडर है वो गुड्स की बेनिफिट फ्रॉम देम दे आर बाउंड टू रिस्टोर देम। ठीक होगा। अगर वो से बेनिफिट ले रहा है तो वो इस बात का बाउंड है कि वो उसको रिस्टोर करे। इसके बाद एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक पर्सन है जिसको वॉलेट मिलता है जिसमें पैसे भी होते हैं। ठीक हो गया है। एट आइडेंटिफिकेशन मतलब उसमें फिर क्या होता है, दे आर वो ऑब्लिगेटेड होते हैं कि वो रिटर्न कर लें वो जो वॉलेट है उसके ऑनर को। उसके बाद लीगल बेसिस क्या है, द लॉ इम्पोजेस दिस ड्यूटी टू इंश्योर द प्रॉपर्टी इज रिटर्न टू राइटफुल ऑनर एंड प्रिवेंट अनजस्ट इंक्रीमेंट। ठीक होगा कि जो एक हकदार है, सही हकदार है, उस तक उसकी चीज़ पहुंचाई जाए। उसके बाद सेक्शन 71 में पापा से रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग इन गुड फेथ। ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप एक्ट कर रहे हैं वो गुड फेथ में हो। इसमें क्या, अगर जो पर्सन है कुछ करता है बेनिफिट के लिए किसी और पर्सन के किसी और पार्टी के गुड फेथ में, तो इसमें क्या है, जो रेसिपिडेंट है एक्सेप्ट करता है बेनिफिट को, तो जो रेसिपिडेंट है वो ऑब्लिगेटेड है वो कंपनसेट करे पर्सन को जिसने परफॉर्म किया है ये एक्ट। इसमें एग्जांपल देख रहे हैं, अगर कोई पर्सन है रिपेयर करता है किसी की प्रॉपर्टी को विदाउट प्रायर एग्रीमेंट, मगर उसके बाद क्या, जो ऑनर जो प्रॉपर्टी के एक्सेप्ट कर रहा है रिपेयर, और तो जो ऑनर है उसको कंपनसेट करे पर्सन को किसके लिए, फॉर द जो भी काम उसने किया है। इसकी लीगल बेसिस में हम देख रहे हैं, द प्रोविजन क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट द अनजस्ट इंक्रीमेंट फॉर द प्रॉपर्टी ऑनर टू रिसीव द बेनिफिट। ठीक हो गया। इससे नाइंसाफ़ी से बचने के लिए इसलिए इसको जरूरी है कि वो ऐसा करे। उसके बाद सेक्शन 72 में क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट में हम क्या देख रहे हैं, अगर जो पर्सन है जो कोई रिसीव करता है बेनिफिट को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ वाइड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो कि वाइड है या रिसाइंडेड है और या अनइनफोर्सेबल है, तो उसमें क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए बेनिफिट, या क्या होनी चाहिए, इक्वेलेंट टू द पार्टी फ्रॉम होम इट में रिसीव्ड। उसके बाद जो अगली चीज़ है हमने एग्जांपल देखनी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है वाइड एबल है या कि कैंसल्ड है किसके लिए, ड्यू टू द फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। किसी फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से कोई पैसे जो है वो पे कर दी गई हैं या बेनिफिट जो है रिसीव कर लिया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो फिर वो कहना चाहिए मस्ट बी रिटर्न बाय द पार्टी हु रिसीव दैम। वो जो पार्टी जिसने रिसीव किया उसको ये वापस कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, लीगल बेसिस क्या है इसकी लीगल बेसिस क्या है, यही वाला था ना, नहीं ये नहीं, द लाइन पोजिशन इंश्योर राइटफुल, तो क्या है, जो लॉ रिक्वायर्स करता है रिटर्न करने के लिए बेनिफिट्स को, कब, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंड टू बी वाइड। ठीक हो गया। टू अवॉइड, किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अनफेयर बेनिफिटिंग, किसी वो गलत फ़ायदा उठाने से लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज इनवैलिड, जो कि इनवैलिड है। अगली चीज़ है हमारे पास क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जब हम क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान का फ़र्क देख रहे हैं, जो की डिफरेंट है, सबसे पहले एग्रीमेंट है, दूसरा इंटेंट है, तीसरी लीगल ऑब्लिगेशंस है। एग्रीमेंट क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉर्म बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट है एंड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक हो गया। एग्रीमेंट है हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट की हेडिंग में जब हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे और बाद में क्वाज़ाई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे ए फॉर्म बाय द म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय द लॉ विदाउट म्यूचुअल कंसेंट।
दूसरी चीज़ है इंटेंट है हमारे पास। इंटेंट में हमने लिखना है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखना है, जिसमें पार्टीज इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, नो इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑब्लिगेशन अराइजेज ड्यू टू लीगल नेसेसिटी, मतलब कि इसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि वो क्रिएट करें कॉन्ट्रैक्ट को, मगर ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं किस बात से, लीगल नेसेसिटी से। उसके बाद तीसरी चीज़ है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन जो है इसमें वॉलंटरली एग्री होते हैं अपॉन द बोथ पार्टीज। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऑब्लिगेशन इम्पोज होते हैं बाय द प्रिवेंट अनजस्ट इंक्रीमेंट से। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट इंक्रीमेंट है। दूसरी चीज़ है एड्रेसिंग द गैप्स इन फॉर्मल। तीसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट में क्या है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योर करते हैं एक पार्टी को कि वो अनफेयर बेनिफिट्स जो है एक्सप्रेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में है। उसके बाद प्रोमोट किस चीज़ को करना है, फेयरनेस एंड जस्ट इन कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स को। एड्रेसिंग द गैप्स इन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम देख रहे हैं इसमें हमें क्या है, केसेस, वो जो केसेस है नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, लॉ कैन स्टेप इट इनटू द इम्पोज ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, इंश्योर करता है ऑब्लिगेशंस जो हमें मीट होती हैं that met at and the parties are compensate fairly। अगली चीज़ हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेशनशिप। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट हमें अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी डीलिंग विद द वेरियस सिचुएशन वेयर द स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ में नॉट अप्लाई। ठीक हो गया, हाँ, मगर ये जो है फेयरनेस और रिक्वायर्ड करते हैं इन्फोर्समेंट ऑब्लिगेशंस को। अगली चीज़ हमारे पास है केस लॉ ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर्स एंड को एल टी वी पी टी सी एल है, जो कि पी एल डी 2007 की बात, पी एल डी 2007 SC 432 है। इसमें में क्या है, द केस हाईलाइटेड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 70 वेयर गुड्स आवर सप्लाइड, यहाँ थी गुड्स सप्लाई थी और कोर्ट जो है रूल किया था फेवर ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड पेमेंट फॉर द गुड्स। अगला जो हमारे पास आ रहे हैं MS टेलिन और पाकिस्तान LTD वी अजमत अली 2016 PLD 34। इसमें हम क्या देख रहे हैं, केस डील कर रहा है विद द कंसेप्ट ऑफ अनजस्ट इंक्रीमेंट अंडर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये था कि वेयर जो सर्विस थी प्रोवाइड की गई थी एक पार्टी को, और जो कोर्ट है हेल्ड किया गया था एंड द कोर्ट हेल्ड दैट द अदर पार्टी वॉज लाइबल फॉर द सर्विस रेंडर्ड। अगली चीज़ हमारे पास है ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ जब वो एक पार्टी होती है फेल हो जाती है परफॉर्म करने के लिए ऑब्लिगेशन एज पर द रिटर्न ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, जो इधर पार्टी इधर पार्शली और कम्प्लीटली या तो थोड़ा बहुत नहीं किया होता या तो बिल्कुल ही नहीं किया होता, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इसमें इन्वॉल्व होता है फेलियर टू डू समथिंग प्रॉमिस डूइंग समथिंग। ठीक हो गया, जो कि प्रोहिबिटेड होता है फाइलिंग के, वो प्रोहिबिटेड मतलब रोका गया होता है या हाँ फेलिंग होता है कुछ करने से विद इन द टाइम फ्रेम एग्रीड अपॉन इन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि टाइम हमें उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया होता है। जब हम ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो हम इसमें लिखेंगे अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट occurs when one party fails to perform its obligation as per the terms of a contract either partially or completely। It may involve the failure of to do something in promise doing something prohibited or failing to do something within the time frame agreed upon in the contract। अगली चीज़ हमारे पास है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73। सेक्शन 73 में आ रहा है तो हम इसमें देखते हैं क्या लिखा है, जो पार्टी है जो को कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म और हैज़ डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, यानी कि इनकार कर दिया या डिसेबल है परफॉर्म करने के लिए, हिज प्रॉमिस इन इट्स इंटायरिटी, the promise is entitled to receiver compensation for any loss or damage caused to him by the breach of contract। हमारे पास टाइप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर एक्चुअल ब्रीच है और एंटीसेप्टरी ब्रीच है, दो ब्रीच है। एक्चुअल ब्रीच वो है जो कि ऑकर होता है जबकि एक पार्टी डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देती है परफॉर्म और या फेल कर देती है टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एट द टाइम एज परफॉर्मेंस इज ड्यू। ठीक हो गया, उस टाइम पे जबकि परफॉर्मेंस का भी होता है। एग्जाम्पल, जो कि एक सेलर है फेल हो जाता है डिलीवर करने में चीज़ों को एज पर एग्रीड डेट, उस डेट पे जो कि उसने
बताई गई होती है। उसके बाद दूसरी एंटीसेप्टरी ब्रीच है जो ये कब होती है, ऑकर्स वन पार्टी एक्सप्रेसिस ईदर वर्बली, मतलब कि उसने मुंह से ही बताया होता है या अपने एक्शन से बताया होता है, दे विल नॉट फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कि वो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस अराइव, मतलब कि अभी जो टाइम आया नहीं होता उस वक्त, उससे पहले ही। एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक सप्लायर है जो कि इन्फॉर्म करता है बायर को पहले ही कि दैट दे विल नॉट, के वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो डिलीवर अपनी जो चीज़ें हैं वो डिलीवर कर सके ऑन द एग्रीड डेट। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि नॉन ब्रीचिंग पार्टी जो है इंटाइटल होती है क्लेम करने के लिए रेमिडीज़ को, किस चीज़ की, टू कंपनसेट फ्रॉम द लॉस कॉस्ट बाय द ब्रीच। हमारे पास सेक्शन नंबर 73 में कॉन्ट्रैक्ट 1872 रेमिडी जो है टिपिकली ई फ्रॉम डैमेजेस और डैमेजेस एंड इंजर्ड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेट, वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेट को क्लेम कर सकते हैं किससे, फ्रॉम द लॉस और डैमेज सफ़र ड्यू टू ब्रीच। अगली चीज़ हमारे पास है रेमिडीज़ ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सबसे पहले डैमेज है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डैमेजेस हैं। सब डैमेज में हम देख लेते हैं। डैमेज की डेफिनेशन हमने देखे हैं, डैमेजेस आर अ सम ऑफ मनी, ठीक हो गया, पेड बाय द ब्रीचिंग पार्टी टू एग्रीव पार्टी, ठीक हो गया, सम ऑफ मनी है जो कि ब्रीचिंग पार्टी पे करी है एग्रीव पार्टी को, एज द कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ सफ़र, किस चीज़ के लिए, कंपनसेशन के लिए जो लॉस हुआ है उनका, उसके लिए। टाइप ऑफ डैमेजेस है, कंपनसेटरी डैमेज है यानी कि एक्चुअल डैमेज है, दूसरा कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज है जो कि स्पेशल डैमेज है। जो हमारे पास एक्चुअल डैमेज है, कंपनसेटरी डैमेज है, उसमें हमें लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डैमेज है और जो है इंटेंट करती है कंपनसेट किस चीज़ के लिए, द इंजर्ड पार्टी को फ्रॉम द एक्चुअल लॉस, जो एक्चुअल लॉस है उससे सफ़र ड्यू टू द ब्रीच, जो कि उसकी वजह से उनको हुआ है। एग्जांपल हमारे पास आ रही है, इफ़ अ सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स द बायर हैज़ टू परचेज द सेम गुड्स एट अ हायर प्राइस, ठीक हो गया। वो अगर कोई सेलर था वो फेल हो गया गुड्स को डिलीवर करने में, जो बायर है वो परचेज करेगा वही चीज़ें ज़्यादा कीमत में। द डिफरेंस इन प्राइस इज़ कंपनसेटरी डैमेज, जो प्राइस जो बढ़ के उसने दी है ना वो क्या बन गया जाएगा, वो कंपनसेटरी डैमेज बन जाएगा। उसके बाद कौन सी क्वेंशियल डैमेज में पास हो रहा है, स्पेशल डैमेज। इसमें क्या है, इसमें डैमेज में क्या है, रिकवर हो रहा है लॉस जो कि दैट डू नॉट अराइज डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली अराइज नहीं हुआ फ्रॉम द ब्रीच से, मगर ये ऑकर हुआ है कॉन्सिक्वेंसेस से ऑफ द ब्रीच। उसके बाद क्या है, इंजर्ड पार्टी जो है मस्ट प्रूफ, इंजर्ड पार्टी जो है प्रूफ करेगी ही दैट द ब्रीचिंग पार्टी न्यू और शुड हैव नो, मतलब कि वो जानती थी या उनको जानना चाहिए था अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, किस टाइम जबकि कॉन्ट्रैक्ट बना था। एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है, लॉस और प्रॉफिट ऑफ अ डिले इन द डिलीवरी गुड्स। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नॉमिनल डैमेज आ रहा है। नॉमिनल डैमेज में हम देख रहे हैं है इफ़ द ब्रीच आकर, अगर कोई ब्रीच हुआ है कोई कुछ ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या है, बट द जो एग्रीव पार्टी है उसने सफ़र नहीं किया एक्चुअल लॉस, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अवार्ड करेगी कुछ स्मॉल अमाउंट मनी एज नॉमिनल डैमेज, ठीक हो गया। उसके बाद डैमेज रिकॉग्नाइज दैट अ ब्रीच ऑकर, ठीक। उसके बाद हम आप जो देख रहे हैं एग्जाम्पल, इसमें इसकी एग्जाम्पल में आ रही है टेक्निकल ब्रीच वेयर नो लॉस और डैमेज इज प्रूवन, ठीक हो गया। एक टेक्निकल ब्रीच हुआ है जिसपे कोई लॉस या डैमेज प्रूवन नहीं है। प्यूनिटिव डैमेज है हमारे पास, प्यूनिटिव डैमेज हमारे पास कौन सा, एक्सप्रेसली डैमेज, इसमें क्या है, देयर आर अवार्ड्स they are awarded in the rare cases where the breaching party behavior is fraudulent, malicious and or willful। इसमें क्या है, the purpose is to punish the wronger, और इसमें क्या है, इसका पर्पस क्या है, जो इसने गलत रॉन्ग डूअर था उसको पनिश करना इसका पर्पस था, और जो और डेटर अदर फ्रॉम द सिमिलर कंडक्ट है। उसके बाद एग्जांपल आ रही है, अगर कोई पार्टी थी उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को जान पूछ कर कि किसी को धोखा देने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अगली पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ रही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डेफिनेशन जो हमें देख रहे हैं, डेफिनेशन हमारे पास है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमारे पास वो है जो कि कोर्ट के ऑर्डर से, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अ कोर्ट ऑर्डर्ड रेमेडी, ठीक हो गया। ये क्या कोर्ट ऑर्डर रेमेडी है, वेयर द ब्रीचिंग पार्टी इज डायरेक्टेड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट
एज ओरिजिनली एग्रीड अपॉन। हम एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं, ये जो रेमेडी है ग्रांटेड होती है, कब होती है, व्हेन डैमेजेस आर नॉट सफिशिएंट और एडिक्वेट। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ रही है, अगर कोई सेलर है रिफ्यूज़ कर सकता है डिलीवर और अ रेयर पेंटिंग, तो जो बायर है उसे पूछ सकता है द कोर्ट टू कंपेल द सेलर, किस चीज़ के लिए, कि वो डिलीवर एग्जैक्ट आइटम एज पर कंट्रैक्ट। उसके बाद इंजंक्शन हमारे पास आ रहा है, इंजंक्शन की डेफिनेशन पास है कि जो इंजंक्शन है ऑर्डर है बाय द कोर्ट दैट प्रिवेंट्स द ब्रीचिंग पार्टी फ्रॉम डूइंग द पार्टिकुलर एक्ट और रिक्वायर्ड देम टू डू समथिंग। टाइप हमारे पास इंजंक्शन की आ रही है, प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव इंजंक्शन है, और हमारे पास मैंडेटरी इंजंक्शन है। प्रिवेंटिव इंजंक्शन है वो क्या है ये स्टॉप करती है डिफेंडेंट को किस चीज़ के लिए, फ्रॉम डूइंग अ पार्टिकुलर एक्ट। ठीक हो गया, किसी पार्टिकुलर एक्ट से दैट वुड ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे। मैंडेटरी इंजंक्शन है, ये क्या करता है, कंपल्स करती है डिफेंडेंट को किस चीज़ के लिए, टू डू समथिंग दैट वुड रेमेडी द ब्रीच। एग्जाम्पल में पास आ गई, इफ अगर कोई पार्टी है एग्री होती है, agree to not engaged in a certain business so activities but later does so, the contract may issue injunction to stop them। उसके बाद हमारे पास क्या रही है, रिसीजन आ रही है। इसमें क्या देखेंगे, इसमें कैंसिलेशन आता है। रिसीजन का मतलब कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और रिलीविंग द बोथ द पार्टीज फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। हमारे पास ग्राउंड इसके हैं, इसमें ग्राउंड में देखें, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल है किस वजह से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोरियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से, जो हमारे पास एग्रीव पार्टी है वो क्या कर सकती है, मेरी सीन द कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एग्जांपल हमारे पास आ रही है इसकी, अगर इफ द वन पार्टी, अगर कोई जो पार्टी है परफॉर्म करती है, फेल हो जाती है परफॉर्म करने में अपनी ड्यूटीज़ को, और जो अदर पार्टी है नो लॉन्गर वांट्स टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट्स, वो नहीं चाहती कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहे, तो क्या होता है, दे कैन सीक द रेसिजन, मतलब वो कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट इसके क्या आ रहे हैं, इसके अफेक्ट में जो बोथ पार्टीज़ हैं है रिस्टोर करेंगी अपनी पोजीशन का, कब करेंगी, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद क्या, उसके बाद हाँ, जबकि जो रिसीजन में नॉट ऑलवेज अवेलेबल इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक हो गया, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है तो रिसीजन वहाँ पे नहीं हो सकती हमेशा, और जो पार्टीज़ हैं हैव ऑलरेडी कंप्लीट देयर एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास पांचवी चीज़ आ रही है, रेस्टिट्यूशन आ रही है। इसका मतलब है रिस्टोरिंग और बेनिफिट्स। इसकी डेफिनेशन है, रेस्टिट्यूशन इज़ अ रेमी, रेस्टिट्यूशन क्या है, रेमेडी है जहाँ पे एक पार्टी है जो परफॉर्म करती है पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन रिवोक द वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन द अदर पार्टी फेल्स टू परफॉर्म। एग्जाम्पल में बात आ रही है, इफ़ द वन पार्टी हैव डिलीवर गुड्स, अगर एक पार्टी है चीज़ें डिलीवर करती है मगर जो अदर पार्टी है रिफ्यूज़ कर देती है पे के लिए, जो फर्स्ट पार्टी है कैन डिमांड द रेस्टिट्यूशन, जो पहली पार्टी है रेस्टिट्यूशन डिमांड कर सकती है टू रिकवर द वैल्यू ऑफ द गुड डिलीवर। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है, डिफेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास डिफेंसेस जो आ रहे हैं, हमारे पास 5 डिफेंसेस है। पहला इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा है फोर्स ऑफ मेजूरी क्लॉज, तीसरा है वेवियर ऑफ परफॉर्मेंस, चौथा है परफॉर्मेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी। जो हम पहली चीज़ देख रहे हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इस पे हम देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 56 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है जिसमें है ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू इवेंट, किस वजह से इम्पॉसिबल है, ड्यू टू इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ पार्टीज। एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, नेचुरल डिजास्टर और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक हो गया। इम्पॉसिबिलिटी की हमारे पास वजूहत बता दी गई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वे कंसीडर्ड फ्रस्ट्रेटेड एंड नो ब्रीच विल बी अट्रीब्यूटेड टू द पार्टी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रही है, एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर गुड था जो कि इम्पॉसिबल हो गया, किस वजह से, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर गुड्स जो चीज़ें थी आग लगी हैं डिलीवर करने से पहले। हमारे पास फोर्स ऑफ मेजूर क्लास ऑफ मेजूरी क्लास आ रहा है, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास फन इंक्लूड हुई है इन फोर्स ऑफ मेजूरी क्लास जो है अलाउ कर रही है पार्टी को कि वो एग्जीक्यूट कर सके परफॉर्मेंस को, किस वजह से है, अनफोर्सेबल सर्कमस्टेंसेस से। इसमें क्या है, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, उसमें क्या है, वॉर स्ट्राइक किया
पेंडेमिक की वजह से। उसके बाद वेवियर ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास आ रही है, अगर कोई पार्टी है वॉलंटरली एक्सेप्ट करती है नॉन परफॉर्मेंस और डिले को, तो इसमें क्या है, इन परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर पार्टी विदाउट ऑब्जेक्शन। इसमें क्या है, दे में वेव देयर राइट टू क्लेम द ब्रीच लेटर। उसके बाद एग्जांपल हमारे पास आ रही है कि एक बायर है जो एग्री हुआ है एक्सेप्ट करने के लिए डिले डिलीवर विदाउट डैमेजिंग कंपनसेशन। चौथी चीज़ हमारे पास ये है परफॉर्मेंस बाय द थर्ड पार्टी। इसमें ये क्या है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस बाय में एग्जीक्यूट हो जाती है अगर कोई थर्ड पार्टी परफॉर्म करती है ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रीचिंग ऑफ पार्टी एंड नॉन ब्रीचिंग पार्टी एक्सेप्ट दिस। उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन यही है कि ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है सीरियस मैटर है जो कि ट्रिगर करता है रेमेडीज को और डेसिग्नेटेड टू परफॉर्म द इंजर्ड पार्टी। रेमेडीज जो हमारे पास हैं जैसा कि डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रिसीजन, रेस्टिट्यूशन आर अवेलेबल अंडर द पाकिस्तान लॉ प्राइमरली अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक हो गया। उसके बाद ऑफर हमारे पास आ रही है। ऑफर, व्हाट इज द ऑफर इन द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम देख रहे हैं तो इसमें ऑफर क्या है, प्रोवाइडेड डेफिनेशन। सबसे पहले ऑफर होती है हमारे पास, जब भी हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास एक चीज़ ऑफर होती है, अगला बंदा उसे एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। जब ऑफर में हम देख रहे हैं तो ऑफर क्या हमारे पास इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, और ये क्या करते हैं, प्रपोजल बाय द वन पार्टी, एक पार्टी की तरफ से प्रपोजल होता है टू अनदर पार्टी, ये जो अगली पार्टी को एक ऑफर होता है और दूसरा ऑफरी होता है विद द इंटेंशन दैट अपॉन द एक्सेप्टेंस, इस इंटेंशन से वो करते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट कर सके, इट विल रिजल्ट इन अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। ठीक हो गया। ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये सेक्शन 2A में मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वन पार्टी सिग्निफाइज टू अनदर पार्टी हिज विलिंगनेस टू डू और to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act, or abstains he is said to make proposal। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफर्स आ रही हैं। सबसे पहले क्लेम एंड डिफाइन टर्म्स है, उसके बाद हमारे पास इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, तीसरे हमारे पास है कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी है, तीसरे उसके बाद चौथी हमारे पास है मेड विद द सीरियस इंटेंशन है, पांचवें हमारे पास रिवोकेबल अनटिल एक्सेप्टेड है। तो हमारे पास क्लियर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, मतलब कि ऑफर दे रहे हैं एक्सेप्ट करें वो एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, इंटेंशन जो है हम कोई चीज़ ऑफर करें हमारे पास जो लीगल रिलेशन हमारे पास क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद हमें कम्युनिकेटेड टू ऑफर होना चाहिए, हम जो बातचीत करके उसको ऑफर को करें। उसके बाद मेड विद अ सीरियस इंटेंशन, मतलब कि आप मजाक मजूक में नहीं करें, आप जो ऑफर कर रहे हैं वो सच में सीरियस में करें। उसके बाद रिवोकेबल अंटिल एक्सेप्टेड, मतलब कि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती तब तक उससे पहले वापस भी की जा सकती है। अगले पास ऑफर हमारे पास हो जाएगा। अगली चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेंस, कोई चीज़ हमें ऑफर करता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे ये हमें सेक्शन 2B में मिलेगा, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वन द पर्सन टू हूम ए प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेंस। ठीक हो गया। अगर किसी बंदे को कोई चीज़ प्रपोजल दी है उसकी मर्जी पूछने के लिए और वो इसे मान रहा है तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आगे सबसे पहले अनकंडीशनल एंड अनइक्वल एंड इक्वल है, दूसरी मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर ऑफर है, तीसरी हमारे पास है एक्सेप्टेंस इज मेड प्रिस्क्राइब्ड है, उसके बाद मस्ट बी मेड बिफोर ऑफर लैप्स इज रेलिवेंट है। ये चार चीज़ें जो हमने इसमें बतानी है। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होती है। इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन में बाद से तीन चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 4 में मिलेगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 में मिलेगा, उसके बाद प्रपोजल रूल हमारे पास सेक्शन 4 में मिलेगा। ये भी तमाम चीज़ें हमें उसमें मिलेंगी। उसके बाद हम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की कितनी टाइप्स हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो आ रही है बायलेटरल ऑफर एक्सेप्टेंस है, दूसरी हमारे पास कौन सी है, दूसरी हमारे पास है यूनिलेटरल ऑफर एक्सेप्टेंस है, तीसरी हमारे पास है क्रॉस ऑफर। बायलेटरल में क्या है, बायलेटरल में क्या है, बोथ पार्टीज जो है एक्सचेंज करिए प्रॉमिस को, जो ऑफर मेकर है ऑफर मेक्स अ प्रॉमिस है और जो ऑफरी है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉमिस टू द परफॉर्म द एक्ट। ठीक हो गया। दूसरी जो है यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है प्रॉमिस जो कि मेड हो रहा है, मेड बाय ऑफरर हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है परफॉर्मेंस बाय द एक्ट से। ठीक हो गया। उसके बाद क्रॉस ऑफर है, क्रॉस ऑफर में क्या ऑकर हो रहा है हमारे पास कब, जो कि दो पार्टीज़ हैं मेक आइडेंटिफिकेशन कर रही हैं और ऑफर टू
ईच अदर कर रही हैं, कब कर रही हैं, विदाउट नोइंग दैट, ये जाने बगैर के जो उनका अगली तरफ है वो ऑलरेडी मेड ऑफर है, उसमें क्या है, देयर आर नो कंसीडर्ड म्यूचुअल ऑफर, इसमें कोई म्यूचुअल ऑफर नहीं है। उसके बाद व्हाट इज अफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, अब हम अफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस देख रहे हैं। हमारे पास इसमें जो दो चीज़ें आ रही हैं, पहली फॉर्मेशन ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आ रही है, दूसरी ऑब्लिगेशन ऑफ द बोथ द पार्टीज आ रही है। जब बाइंडिंग आ रही है मेरे पास, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आ रही है, इसमें हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हुआ है वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड, के जब ऑफर एक दफ़ा एक्सेप्ट होगी बाय द ऑफरी, तो बहुत जो दोनों पार्टीज़ हैं को जानना होगा नाउ बाउंड, अब जो है दोनों पार्टी जो है बाउंड हैं कि वो टर्म्स जो हैं ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें दूसरी चीज़ हमारे पास जो आ रही है ऑब्लिगेशन ऑफ द बोथ द पार्टीज़, इसमें क्या है, जो बोथ द पार्टीज़ है रिक्वायर किस चीज़ के हैं, फुलफिल कर सके अपने प्रोमिस को, किस चीज़ के अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एक पार्टी ही डिफ़ॉल्ट करती है इट कैन लीड टू अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या है वो लीड हो जाएगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एंड द रिजल्ट इज लीगल रेमेडीज, लाइक लीगल रेमेडीज उसका रिजल्ट होगा जैसे डैमेजेस ऑफ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगली हमारे पास है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखना द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है रेफर्स करता है फुलफिलमेंट ऑफ अ टर्म्स और कंडीशंस जो कि सेट आउट करते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज में। ये क्या है, एग्जीक्यूशन है ऑफ द एप्लीकेशंस में, ये क्या है, एप्लीकेशन में एग्जीक्यूशन है जो कि ईच पार्टी जो है हमारे पास हैज़ एग्री, जो एक पार्टी एग्री होती है इन किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें ये होता है कि वेदर इट्स डिलीवरी ऑफ अ गुड, चाहे वो डिलीवरी ऑफ गुड हो, द पेमेंट ऑफ द मनी और एनी अदर एक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसमें देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 37 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो है पार्टीज जो हमें दी गई हैं ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इधर परफॉर्म, उसमें क्या है, और ऑफर ऑफ द परफॉर्म, या तो परफॉर्म हो गई है, ऑफर ऑफ द परफॉर्म है देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पोज्ड विद और एग्जीक्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। उसके बाद की कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले टाइम परफॉर्मेंस है, दूसरी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है, तीसरी मैनर ऑफ परफॉर्मेंस है, चौथी पर्सनल परफॉर्मेंस है। ये चीज़ें हमने इसमें लिखनी है। आगे हमने लिखना है व्हाट आर द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमारे पास दो मेथड है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा टेंडर परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस वो हमारे पास है फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स करते हैं ऑफ द contract is full, that is performing the promises exactly as agreed upon the both the parties। उसके बाद टेंडर ऑफ प्रॉमिस है, उसमें क्या है, टेंडर रेफर्स करता है हमें ऑफरिंग द परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है हो गया। और ये क्या है, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, प्रिस्क्राइब मैनर और प्रिस्क्राइब टाइम में अगर जो अदर पार्टी है रेफ्यूज़ कर देती है एक्सेप्ट करने के लिए परफॉर्मेंस पे, तो द टेंडर जो है कंसीडर क्या होगा, वैलिड परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन फॉर द वैलिड परफॉर्मेंस, हमारे पास इसकी कंडीशंस में जो है सबसे पहले परफॉर्मेंस बाय द प्रॉमिसर टू हिज रिस्पेक्टिव टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो कॉन्ट्रैक्ट है मस्ट बी परफॉर्म, जो परफॉर्म होना चाहिए पार्टी के जिसने प्रॉमिस की है और ऑथराइज एजेंट है। दूसरा परफॉर्मेंस बाय द प्रॉमिसी टू हिज रिस्पेक्टिव क्या है इन सर्टेन केसेस। इसमें ये कहता है कि कुछ ऐसे केसेस हो जाए जो प्रॉमिस बना होता है, प्रॉमिस किया होता है और रिक्वायर होता है परफॉर्म करने के लिए उनकी एप्लीकेशंस के बारे में, यह अपॉइंट होता है रिप्रेजेंटेटिव जो क्या करेगा, कैरी आउट द परफॉर्मेंस करेगा। तीसरी हमारे पास जो चीज़ है परफॉर्मेंस इन रीज़नेबल टाइम, उसमें रीज़नेबल टाइम में परफॉर्म करना होता है व्हेन जो टाइम व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड, जब कोई टाइम नहीं होता है, जो इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है डज नॉट स्पेसिफाई इन अ टाइम फॉर अ परफॉर्मेंस, इसमें क्या है इट शुड बी completed within the reasonable time। अगली चीज़ हमारे पास चौथी चीज़ है परफॉर्मेंस इन द प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए। इफ द मैनर ऑफ अ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया, इट मस्ट बी फॉलोड और प्रेसिली इफ नो मैनर इज स्पेसिफाइड द परफॉर्मेंस शुड बी इन अनयूजुअल मैनर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगली चीज़ हम देखने जा रहे हैं व्हाट हैपन्स व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट परफॉर्म। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म होता तो क्या होता है, डैमेजेस फॉर नॉट परफॉर्मेंस आएंगी, फिर उसके बाद स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस, उसके बाद डिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद रेस्टिट्यूशन करना है। और इसमें क्या व्हाट आर द अगली चीज़ हमारे पास है व्हाट आर द एग्जाम्पशन ऑफ द परफॉर्मेंस। एग्जाम्पशन हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस जो कि सेक्शन 56 में मिलेगी। अगली है एग्रीमेंट टू वेरी परफॉर्मेंस, ठीक है, ये हमें कहा नेविगेशन एग्रीगेशन
अल्टरनेशन और रेसिजन। अगली चीज़ हम जो हमें तीसरी बात हमने देखनी है इसमें है परफॉर्मेंस बाय द सब्सटीट्यूटेड प्रोमिसेस। इसी अगली है हमारे पास चौथी बात है परफॉर्मेंस बाय एग्जीक्यूटेड लॉ। अब हमें देखनी है परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रैक्ट ऑफ अ ज्वाइंट कंट्रैक्ट। अगला सवाल है जो हमारे पास है ज्वाइंट कंट्रैक्ट के बारे में। ज्वाइंट कंट्रैक्ट होता क्या है? इसमें होता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑल द पार्टीज बाउंड टू परफॉर्म है देयर ऑब्लिगेशंस टुगेदर। ठीक हो गया, तमाम पार्टीज जो हैं अपनी ऑब्लिगेशंस को टुगेदर ज्वाइन करने के लिए ये बाउंड हैं। उसमें ये होता है एंड द फेलियर बाय द वन पार्टी एक्सक्यूजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर्स। ठीक हो गया। इसमें एग्जांपल मेरे पास है इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द टू पर्सन्स प्रोमिसेस टू डिलीवर द गुड्स। इसमें दो लोग हैं जिसने प्रॉमिस किया कि डिलीवर करेंगे गुड्स के टुगेदर। बोथ मस्ट डिलीवर। ठीक है, दोनों को डिलीवर करना है। इफ़ वन फेल्स द अदर एक्सक्यूज। अगर एक फेल हो गया तो दूसरा एक्सक्यूज हो जाएगा। तो अगली चीज़ है सेवरल कॉन्ट्रैक्ट। सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? इसमें सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें हर पार्टी ईच पार्टी इज इंडिपेंडेंटली लायबल फॉर द परफॉर्मेंस। हर अलग पार्टी अलग अलग लायबल है परफॉर्मेंस के बारे में। इफ वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म, अगर एक पार्टी फेल हो जाती है परफॉर्म करने के लिए, इट डज नॉट अफेक्ट द अदर पार्टी ऑब्लिगेशन। ये अगली पार्टी के ऑब्लिगेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। कंक्लेन हमारे पास क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ये फंडामेंटल कंसेप्ट है इन अ कॉन्ट्रैक्ट में। और पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 परफॉर्म करता है इन्वॉल्व हमारे पास करके फुलफिलिंग द प्रॉमिस मेड बाय द पार्टीज। ये क्या करता है? इसकी रिक्वायर्स के इट रिक्वायर्स द कॉन्ट्रैक्ट बी एग्जीक्यूटेड एट द राइट टाइम। जो एग्जैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइट टाइम होना चाहिए। इफ़ द प्रिस्क्राइब मैनर, और कौन से मैनर होना चाहिए? इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड एग्रीड प्लेस, और एग्रीड प्लेस पे। अगर वन पार्टी जो है फेल हो जाती है परफॉर्म में, जो रेमेडीज सच एज डैमेजेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रिसीजन में साउट। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है वाइडेबल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो कि शुरू से इन्फोर्सेबल नहीं होता। इट हैज़ नो लीगल, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है और एंड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज बाय द लॉ, और लॉ से भी रिकॉग्नाइज नहीं है। सच अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्रिएट एनी राइट टू ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। ये क्या करता है? कोई भी राइट ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। सेक्शन 2G है हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या करता है? डिफाइन करता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगली चीज़ हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इलेगिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें पहली चीज़ है। दूसरा लेक ऑफ कॉन्सेंसिस ऑफ एडम है। अगली है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ लीगल इन रिक्वायरमेंट्स है। चौथी चीज़ है एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। तो इलीगल जो पहली इलीगल ईगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन है, उसमें ये बात बताई गई है ऑफ कोई सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल इमोरल द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। ठीक हो गया, कोई भी चीज़ है इलीगल है इमोरल है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। लेक ऑफ कॉन्सेंसिस और एन इडम, इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी है जो कि एग्री नहीं होती, डू नॉट एग्री ऑन सेम थिंग, सेम चीज़ पे एग्री नहीं होती या सेम सेंस पे, द कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर कुछ कमी हो रही है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में, मतलब पूरी नहीं होता रही फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में, तो ये क्या है? सच फ्री कंसेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट एक्ट और कंसिडरेशन। फिर ये क्या बन जाएगा? फिर ये बन जाएगा वाइड बन जाएगा। एब्सेंस ऑफ कंपनसेशन, जहाँ के कंपनसेशन नहीं होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा जो कि माइनर या इंडिविजुअल ऑफ अनसाइंड माइंड होगा वो वाइड हो जाएगा। उसके बाद नॉन कंप्लाइंस विद स्टैच्यूटरी प्रोविजंस है, जिसमें क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वायलेट करता है स्टैच्यूटरी रेगुलेशन के। इसकी एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज वाइड। एग्जाम्पल में पास वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की आ रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेल इलीगल ड्रग्स इज वाइड, अगर कोई इलीगल ड्रग दे है वो तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जो कि कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वाइड। ठीक हो गया, कोई अनसाउंड माइंड पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहा है तो वो क्या हो गया? वाइड हो गया। अफेक्ट ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या? नो लीगल कॉन्सिक्वेंस है और कैन नॉट बी रेटिफाइड है। अगली चीज़ हमारे पास क्या? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि लीगली वाइड है एंड और क्या है? इन एंड इनफोर्सेबल अंटिल हिल वन द पार्टी चूज टू वाइड इट। इसमें क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है अनलेस द पार्टी अफेक्टेड बाय द स्पेसिफिक लीगल डिफेक्ट। ठीक हो गया, टू डिसाइड रिसाइन और वाइड। सेक्शन 2I में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये है कि कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट
not at the option of the other or others. Characteristics of voidable contract हमारे पास है करेयन, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. ठीक हो गया. हमारे पास करेयन हमारे पास सेक्शन 15 में है, undue influence 16 में है, फ्रॉड 17 में है, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में है और मिस्टेक 20 से 22 तक है. करेयन में ये हो रहा है कि इफ़ अ कंसेंट वॉज ऑब्टेन बाय द करेयन, अगर कंसेंट हमारे पास करेयन से रही है, द कंट्रैक्ट हमारे पास जो है वाइट एबल है एट द ऑप्शन ऑफ द कोई पार्टी. उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस है, सेक्शन 16 में आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये हमारे पास वाइट एबल है. फ्रॉड 17 में आ रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड है तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा. अगला मिसरिप्रेजेंटेशन है जो कि 18 में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन में वाइट एबल है. और जो ऑप्शन है मिजली ही पार्टी है. उसके बाद मिस्टेक है, सेक्शन 20 से 22 में है, जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्फोर्स इनटू द बाय मिस्टेक, जो कि इन्फोर्स हुआ है किसी मिस्टेक्स पे, या मे बी वाइट एबल, वो भी वाइट एबल हो सकता है. डिपेंड कब हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द मिस्टेक वॉज म्यूचुअल और यूनिलेटरल, के मिस्टेक म्यूचुअल थी या यूनिलेटरल थी. एग्जांपल वाइट एबल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द पर्सन अंडर ड्रग और थ्रेट इज वाइट एबल. अगर किसी बंदे ने कोई नशा वशा किया था या कोई ही अंडर ड्यूरस था या कोई धमकियाँ दी हुई थी तो वो क्या है, वाइट एबल है. अगला है अगली चीज़ हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट देयर वाज अ पार्टी हैज़ बीन मिसली बाय फॉल्स स्टेटमेंट कैन बी वाइट एबल. ठीक हो गया. उसके बाद अफेक्ट ऑफ वायलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें क्या है हमारे पास है कैन बी रिसाइन बाय द रेटिफाइड द पार्टी अफेक्ट्स द बाय द लीगल डिफेक्ट्स. इसमें कौन कौन से लीगल डिफेक्ट्स आ रहे हैं, Korean fraud etc. has option to resign the contract or continue to enforce. उसके बाद binding until it is signed it, उसमें क्या है until the voidable contract is signed it is legally enforceable. उसके बाद क्या है restoration of a party. इसमें ये बात है कि इफ़ अ voidable contract, अगर कोई voidable contract है इस वो क्या है रीसाइंड इट है, द पार्टीज जो हैं वो रिस्टोर कर सकती हैं द प्रॉपर्टी एक्सचेंज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट्स. अगली चीज़ हमारे पास सवाल आ रहा है, व्हाट आर द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इलीगल एक्ट्स और कंट्रोवेंसीज बाय लॉ. उस पे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ओनली वाइड, कॉन्ट्रैक्ट्स वाइड नहीं है बट आर ऑल्सो अनलॉफुल एंड हेंस द ट्रीटेड द नल एंड वाइड इनटू अब इन इश्यू, यानी कि फ्रॉम द बिगनिंग. अब वाइड अब इन इश्यू का मतलब है शुरू से ही है. एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगली चीज़ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज इलीगल, मतलब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमारी इलीगल थी. दूसरी क्या है, कंट्रावेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी थी. या तीसरी चीज़ क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी थी. ये तीनों चीज़ें आराम से इनको आप बता सकते हैं. उसके बाद एग्जांपल ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, कॉन्ट्रैक्ट टू स्मगल गुड्स इज इलीगल. आप कोई स्मगल गुड कोई चीज़ें स्मगल करें तो वो इलीगल है. एग्रीमेंट जो आप कमिट करें हैं या क्राइम फ्रॉड करें वो इलीगल है. या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल स्टोलन प्रॉपर्टी है वो इलीगल है. अफेक्ट हम देख रहे हैं नो लीगल अफेक्ट है इसमें पनिश बाय लॉ है. उसके बाद नो क्लेम एम फॉर रिलीफ है. अगर इलीगल है तो आपको रिलीफ किस बात का मिलेगा. उसके बाद एक्सेप्शन टू द लॉ है. एक्सेप्शन में हम देख लेते हैं, इफ़ अ पर्सन हु इज़ इनोसेंट, अगर कोई बंदा कोई जिसने गलती नहीं की या उसको इस बारे में पता नहीं था इलीगल नेचर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो प्रूव इनोसेंस हो जाए दैट दे मे हैव अपॉर्चुनिटी टू रिकवर द प्रॉपर्टी और डैमेजेस. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है, व्हाट आर द रेमेडीज़ फॉर वाइड एबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. अब हम इनकी रेमेडीज़ देखने जा रहे हैं. सबसे पहले नो रेमेडी कब है, नो legal remedy is available for a void contract because it has no legal standing. ठीक हो गया. जो रेमेडी है void contract नो रेमेडी है हमारे पास. नो रेमेडी हमारे पास किस बात के लिए है, नो लीगल रेमेडी हमारे पास है void contract की. क्यों है, क्योंकि ये इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बाद इसमें में रिसीजन मिल रहा है किस बात का, जो अफेक्ट पार्टी है क्या करती है, कैन रीसाइन, वो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को. इसमें डैमेजेस जब हम देख रहे हैं इन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डैमेजेस हो सकते हैं अवॉर्डेड टू द अफेक्टेड पार्टी इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज रीसाइन ड्यू टू फ्रॉडलेंट एक्शन. इलीगल
कॉन्ट्रैक्ट्स हम देख रहे हैं उसमें क्या है, रेमेडी, नो रेमेडी। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, रेमेडी नहीं है। नो एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स नो रेमेडी, जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई रेमेडी नहीं है। एंड द पार्टीज इन्वॉल्व कैन नॉट सीक एनी लीगल रिलीफ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्टिविटी द पार्टीज ने फेस क्रिमिनल चार्जेस। अगली चीज़ हमारे पास क्या है, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर। इसमें हमारे पास आ रहा है फ्री कंसेंट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट हमें सेक्शन नंबर 10 में मिल रहा है। जब आपने फ्री कंसेंट देखना है, तैयार करना है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 10 देखना है। इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जो कि कंसेंट देती हैं वन एग्री अपॉन द सेम थिंग, जो एक चीज़ पे राज़ी होती हैं वो फ्री। हाँ, क्या होती हैं, सेक्शन 30 हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कर रहा है, टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग। ठीक हो गया, एग्री कहाँ हो रहे हैं, सेम थिंग में एग्री हो रहे हैं इन द सेम सेंस में। फॉर द कंसेंट टू बी फ्री, कंसेंट उनकी फ्री है, इट मस्ट बी गिवन विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और influences that could invalidate the consent। उसके बाद में बस फैक्टर अफेक्ट फ्री कंसेंट है वो करेयन है, कमिटिंग सबसे पहले करेयन आ रहा है। करेयन में बस सेक्शन 15 में आ रहा है, इसमें लिखा है करेयन इज द एक्ट ऑफ द थ्रेटनिंग और यूजिंग force against the person to get the consent under section 15। करेयन इज डिफाइंड, करेयन हमें सेक्शन 15 में मिल रहा है, इसमें लिखा है कमिटिंग ऑफ द थ्रेटिंग to commit any forbidden by the Pakistan Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property with intention getting the assent of the other party to contract। ठीक हो गया, कोरियन जो कि है इनवैलिडिएट है, कॉन्सेंट जो मेक करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द कॉर्ड पार्टी में। ठीक होगा, करियर में सेक्शन 15 में मिल रहा है। ये क्या है कमिटिंग है या कोई धमकी वगैरह है किस बात के लिए, कमिट करना का किसी चीज़ को जो कि फॉरबिडन है पाकिस्तान पीनल कोड में और अनलॉफुल है वो क्या करता है, डिटेन करता है कि मतलब हासिल करता है या ले जब्त कर देता है किसी की प्रॉपर्टी को विद द इंटेंशन, मतलब कि जान के उसमें जानते हुए गेटिंग एसेंट ऑफ द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, उसके बाद हमें क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस हमें सेक्शन 16 में मिल रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिखा हुआ है कि कोई एक पर्सन है सेट टू बी इन्फ्लुएंस बाय द अनदर or if he is in a position to dominate the will of the other or and uses that the position of the obtain unfair advantage of the other party। उसके बाद हमारे पास फ्रॉड है। फ्रॉड में 70 में मिल रहा है। 70 में फ्रॉड भी होता है कि इन्वॉल्व इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट होती है। इसमें क्या होता है, लीड अदर पार्टी को करता है। हम सेक्शन 17 देखें तो इसमें लिखा हुआ है एनी एक्ट और ओमिशन मेड विद द इंटेंट टू डिसीव। जो भी आप कोई भी हरकत कोई भी ऐसी चीज़ करें जिसका आपका वो हो के किसी को आपका मतलब धोखा देने की नीयत हो, तो वो आपके पास फ्रॉड में आ जाता है। और उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन हम 18 में देख रहे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन जो 18 में लिखा है उसकी एग्जैक्ट जो लाइनें ये हैं, अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड innocently or without knowledge of its falsity but which includes the other party enter in a contract। ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि आप एक बंदे को एक चीज़ दिखा रहे हैं और पर आप दे कुछ छोड़ रहे हैं, मतलब कि उसको वो चीज़ जो बता रहे हैं वो दे नहीं रहे, उसको मतलब कि आगे पीछे करके मिसरिप्रेजेंट करें, वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। उसके बाद मिस्टेक है जो कि 20, 21 और 22 में आता है। जब हम इसको देखेंगे तो ये सेक्शन 20, 21, 22 में लिखा है वन पार्टी इज मिस्टेकन एंड अदर इज अवेयर ऑफ द मिस्टेक इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में स्टिल वैलिड अनलेस द मिस्टेक इज मटीरियल। ठीक हो गया, ये इसमें क्या है कि आप उसकी एक बंदा है जो कर रहा है वो गलती इसको करवा रहा है, मतलब कि क्या है यूनिलेटरल मिस्टेक। हम पहले शुरू से देख लेते हैं ना, कहाँ शुरू होता है। 20 से म्यूचुअल मिस्टेक है। म्यूचुअल मिस्टेक में क्या है, बोथ द पार्टीज आर मिस्टेकन अबाउट अ फ्रॉडलेंट फैक्ट। ठीक हो गया, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सच एज द सब्जेक्ट मैटर और इट्स एग्जिस्टेंस। दूसरी यूनिलेटरल है। म्यूचुअल मिस्टेक जो है 20 में है, यूनिलेटरल 21, 22 में। जो म्यूचुअल मिस्टेक थी उसमें बोथ द पार्टीज जो है वो मिस्टेक पर हैं। यूनिलेटरल में है वन पार्टी मिस्टेकन है। ठीक हो गया, उसके बाद अगली चीज़ जो है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ लेक ऑफ फ्री कंसेंट हमारे पास क्या है, व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्रीली गिवन। 21 में क्या है कि आप उसकी एक बंदा है जो कर रहा है वो वो गलती इसको करवा रहा है, मतलब कि
जबकि कॉन्सेंट जो फ्रीली नहीं दी जाती, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कॉन्सेंट वॉज नॉट फ्री। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखना है, द कॉन्सेंट इज ऑब्टेन थ्रू द कोरियन, जो कि अपनी कॉन्सेंट किसी कोरियन से फ्रॉड से अनड्यू इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ली है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल। द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कॉन्सेंट वॉज नॉट फ्री। उसके बाद रिसाइंड आ जाएगा। रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड इफ इट इज़ नेवर एग्जिस्टेड, ठीक हो गया। अफिम द कॉन्ट्रैक्ट के अफेक्ट पार्टी, जो अफेक्टेड पार्टी है जो चूज करती है कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट, हाँ यही था ना, हाँ विद द कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट द लेक ऑफ द फ्री कंसेंट। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वही वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व सब्जेक्ट मैटर है दैट ई, जो कि प्रोहिबिट है लॉ से है, यानी कि उसमें कोई कोरियन या कोई फ्रॉड वगैरह होता है। उसके बाद अगली चीज़ आ रही है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल अंडर द कंसेंट इज़ नॉट फ्री। इस पर हमारे पास रिसीजन है, उस पर हमारे पास सबसे पहले रिसीजन है, उसके बाद डैमेजेस है, तीसरी चीज़ रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। उसके बाद व्हाट आर द फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट में मतलब कि आप अपनी मर्जी से जो करें वो फ्री कॉन्सेंट में आता है। उसके बाद लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस मतलब कि मस्ट बी लॉ। एक बार हम इसकी देख लेते हैं, ये हमें 1872 के 2D में मिल रहा है। इस पर क्या है, वन अ कॉन्ट्रैक्ट डिजाइज प्रोमिस द प्रोमिजी, और मतलब आपने प्रॉमिस किया, प्रोमिस की है एब्सटेन डूइंग डू अब्सटेन फ्रॉम द डूइंग प्रोमिस डू ऑफ, ये मतलब नॉर्मल है। उसके बाद हम जब इसकी इसेंशियल देख रहे हैं, इसमें मस्ट बी लॉफुल है, मस्ट बी रियल, नॉट इलेयूरी है। उसके बाद मस्ट बी एज द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिस, ये कैन बी, ये बहुत वो नॉर्मल इसमें आपने कुछ लिखना है, ये मतलब कि पॉइंट हेडिंग जो है डालनी इसके दरमियान में वही लिखना है। उसके बाद कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। मस्ट बी सफिशिएंट नीडेड एक्विडिकेट हो सकता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी और कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद व्हाट इज़ द पास्ट कंसिडरेशन, मतलब कि जो पहले हो चुका है वो पास्ट में आ जाता है। व्हेन पास्ट कंसिडरेशन इज़ वैलिड और व्हेन पास्ट कंसिडरेशन इज़ नॉट वैलिड में आप लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे द रिक्वायर्ड द प्रॉमिस, और if the promise is made to pay the past act or service, ठीक हो गया। उसमें अगले में आप चाहिए अगर वो कब वैलिड नहीं है, अब जो एक्ट हुआ है नॉट डन रिक्वेस्ट टू द प्रोमिसर। उसके बाद अब व्हाट इज़ द रूल ऑफ नॉमिनल कंसिडरेशन, नॉमिनल कंसिडरेशन का क्या रूल है इसका, ये हम सेक्शन 25 में मिलेगा। इस पे यही है कि अगर कोई केस है कंसिडरेशन में भी नॉमिनल बट स्टिल लीगली सफिशिएंट टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। नॉमिनल कंसिडरेशन का मतलब यह है कि जो कि वैल्यू इज़ वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, सिंबॉलिक, एक डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू, मतलब सिंबॉलिक उसके एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ऑफ द प्रॉमिस मेड। तो इसलिए क्या है, आवर इट इज सर्व्स एज द पर्पज ऑफ द शोइंग एज द इंटेंशन ऑफ द क्रिएटर ऑफ द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में 25 के 2 में मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट 1872 में जो रिकॉग्नाइज करा कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड, कब वैलिड है, इवन इफ द कंसिडरेशन इज नॉमिनल। एग्जाम्पल 1 रुपया आज हुआ एज लॉन्ग एज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। एग्जाम्पल क्या है, एक ए सेल्स हिज कार टू द बी, अगर ए ने अपनी कार बी को दे दिया 1 रुपये में, इवन द्रो द कंसिडरेशन इज नॉमिनल, यहाँ तक कि इसकी कंसिडरेशन क्या नॉमिनल है, द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इज बोथ द पार्टीज इंटेंडेड टू बाउंड फॉर इट, तो दोनों पार्टी बाउंड करे हैं इसके लिए। उसके बाद उसके प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन है, इसमें हमें 1872 का सेक्शन 25 में देख रहे हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक प्रोमिसर है जिसने अपनी सेल कार की 5 लाख में, जो बी को जो उसने 10,000 दे दिए हैं, तो उसके कंसिडरेशन क्या है, इक्वलेंट नहीं है, तो जो मेकर वैल्यू है उसको स्टिल वैलिड है कि वो पार्टीज को एग्री टू इट करे। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द रूल रिगार्डिंग द वॉलंटरी कंसिडरेशन है। इसके कंसिडरेशन जो है गिवन वॉलंटरी विदाउट एनी अनड्यू प्रेशर और कोरियन है। उसके बाद सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 जो रिक्वायर करता है कंसिडरेशन जो है लॉफुल होनी चाहिए, उसमें नॉट इन्वॉल्व एनी एक्ट, ऐसा कोई एक्ट इन्वॉल्व नहीं चाहिए दैट इज़ डन, जो कि ऐसे कोई एक्ट इन्वॉल्व नहीं है जो कि कोरियन या अंडर इन्फ्लुएंस या फ्रॉड के तहत हुआ और बस यही आपका था पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जितनी चीज़ें थी सारी की सारी पढ़ ली हैं। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है उसका 12 टोटल इसके हेडिंग्स थी जो हमने पढ़ी है, और जिसने ये सारे नोट्स लेने हैं वो कमेंट में कर दे, उसको मेल भी मिल जाएगी या बता दें, मिल जाएगा। ये नोट्स भी सारे मैंने पढ़ा दिए हैं, यहाँ से हमने शुरू किया था।
ये हमने जो पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट 1832, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या थे कि वैलिड सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर एसेंशियल मतलब पढ़े आगे पीछे थे, सवाल पर किए सारे थे हमने। इस इंट्रोडक्शन पढ़ा, एसेंशियल पढ़ा, हाँ हमने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा, हमने कंसिडरेशन पढ़ा, कैपेसिटी पढ़ा, फ्री कंसेंट पढ़ा, वैलिड वॉइड लीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, इंडेमनिटी गारंटी और बेलमेंट प्लेज एजेंसी, ये सब कुछ कर लिया है। अब इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।